नमस्कार दोस्तों, आरपीसी एस्पिरेंट्स में आप सभी का स्वागत है। एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन अपन लगातार सोल्व कर रहे हैं और आज एम्ब्रियोलॉजी में जो टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन। और आज अपन फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, स्तनियों में निषेचन होता है। तो सीधा और सिंपल क्वेश्चन है, आप सबको पता है ये फैलोपियन नलिका में होता है। फर्स्ट ग्रेड 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। शायद मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले करवा भी दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, पॉलीस्पर्मी किस में सामान्यतः पाई जाती है। तो सामान्यतः पूछा है तो आप सभी को पता है कि पक्षियों में सामान्यतः पॉलीस्पर्मी देखने को मिलती है। ठीक है, और पॉलीस्पर्मी क्या है, एक से अधिक शुक्राणु का जो प्रवेश हो वो क्या होती है, पॉलीस्पर्मी होती है। और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन क्या करती है, एक से अधिक शुक्राणु के प्रवेश को रोकती है, यानी पॉलीस्पर्मी को रोकने का काम कौन करती है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन करती है। अगला क्वेश्चन देखो, निषेचन का प्रकार बाह्य या आंतरिक किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन देखो, अंडे की संरचना पर, हाँ अंडे की संरचना पर निर्भर करता है। भ्रूण परिवर्तन स्थल पर इस पर भी निर्भर करता है। शुक्राणु के प्रकार पर इस पर निर्भर नहीं करता है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहाँ पर 4 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया द्वारा पॉलीस्पर्मी को रोका जा सकता है। ये तो मैंने अभी अभी अपन ने डिस्कस किया है कि जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, पॉलीस्पर्मी को रोकती है। तो देखो ऑप्शन, फर्टिलाइजिन तथा एंटी फर्टिलाइजिन की प्रतिक्रिया द्वारा, ये तो सही नहीं है। अंडे द्वारा शुक्राणु का अतिरिक्त विकर्षण करना, ये भी सही नहीं है। कुछ शुक्राणुओं में निषेचन की अक्षमता न होना, ये भी सही नहीं है। तो सही क्या है, निषेचन कला का निर्माण होना पॉलीस्पर्मी को रोकता है। तो यहाँ पर 4 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसमें निषेचन बाह्य रूप से जल में होता है। पहले तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है क्या, ये तो पता है आपको कि जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर से बाहर जल में हो तो वो क्या कहलाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी बाह्य निषेचन कहलाता है। तो आप सबको पता है ये हाइड्रा में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और मेंढक में भी होता है, यानी हाइड्रा और मेंढक दोनों में होता है। तो यहाँ पर ये 3 नंबर सही हो जाएगा। शुक्राणु किस प्रकार की गति करता है, जब पढ़ाया था तब बताया था कि शुक्राणु है वो रैंडमली मूवमेंट करता है, यानी अनियमित या फिर यादृच्छिक गति करता है। तो यहाँ पर ये 4 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निषेचन के दौरान शुक्राणु का सिर अंडे में कहाँ से प्रवेश करता है। तो ये बात मैंने आपको बताई थी, ये क्या है, अंडा है और इधर से शुक्राणु अंडे में प्रवेश करता है। तो ये कौन सा पोल है, एनिमल पोल है। और तो कहने का मतलब है एनिमल पोल से स्पर्म ओवम में एंटर करता है। और याद रखना जो टेल वाला पार्ट है वो एंटर नहीं करता है, हेड और मिडल पार्ट ही ओवम में क्या करते हैं, एंटर करते हैं। तो एनिमल पोल सही आंसर होगा। तो ये 2 नंबर सही हो जाएगा। और एनिमल पोल का ही दूसरा नाम है सक्रिय ध्रुव है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, दूसर नवेदु ग्रे क्रिसेंट पाया जाता है। ऑप्शन देखो, ये मेंढक के युग्मनज में। तो यहाँ पर ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। मेंढक के युग्मनज में ग्रे क्रिसेंट पाया जाता है। अब ये ग्रे क्रिसेंट है क्या, मेंढक, मान लीजिए ये क्या है, मेंढक का अंडा है। तो मेंढक के अंडे में जैसे ही स्पर्म प्रवेश करता है तो प्रवेश के विपरीत दिशा में, यहाँ से प्रवेश करा तो इस विपरीत दिशा में एक स्ट्रक्चर बनती है और उसी को क्या कहते हैं, ग्रे क्रिसेंट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अंडाणु की पीतक झिल्ली यानी वाइटेलिन मेम्ब्रेन को घोलने में सहायक रसायन है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन देखो एंड्रोगैमोन फर्स्ट। अब ये एंड्रोगैमोन फर्स्ट का क्या काम होता है, आपको ये याद होना चाहिए तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। एंड्रोगैमोन फर्स्ट है, ये स्पर्म में एनर्जी को क्या करता है, संरक्षित करता है। तो ये तो नहीं होगा। और सेकंड ऑप्शन है अपना गाइनोगैमोन फर्स्ट। गाइनोगैमोन फर्स्ट क्या करता है, एंड्रोगैमोन के इफेक्ट को क्या करता है, नष्ट करता है। ठीक है, एंड्रोगैमोन के इफेक्ट को समाप्त कर देता है और स्पर्म को क्या करता है, एक्टिव बनाते हैं। तो ये भी नहीं होगा। अब एंड्रोगैमोन सेकंड का क्या काम होता है, ओवम की वाइटेलिन मेम्ब्रेन को नष्ट करने में सहायक होता है।
यानी नष्ट करो या फिर घोलने में सहायक होता है, एक ही बात है। तो यहाँ पर ये 3 नंबर सही हो जाएगा। 4 नंबर देखो, गाइनोगैमोन सेकंड, ये स्पर्म को ओवम से बाइंडिंग में सहायता करता है, यानी चिपकने में सहायता करता है, तो ये भी नहीं होगा। तो 3 नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, शुक्राणु को अंडे से चिपकने में सहायता करने वाला रसायन है। तो ये तो आपने अभी अभी डिस्कस किया है, कौन सा होगा? गाइनोगैमोन सेकंड हो जाएगा। ये गाइनोगैमोन सेकंड क्या करता है कि स्पर्म को अंडे से चिपकने में सहायता करता है, यानी स्पर्म और ओवम से बाइंडिंग में क्या करता है, सहायता करता है। तो यहाँ पर 4 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जिस मार्ग से शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है, तो आप सबको पता है कि स्पर्म जैसे ही ओवम में प्रवेश करता है तो ओवम को क्या करता है, पेनिट्रेट करता है, भेदता है। तो वो पद कौन सा कहलाता है, पेनिट्रेशन पाथवे या फिर भेदन मार्ग कहलाता है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निषेचन के दौरान अंडाणु के कोशिका द्रव्य के पीएच मान में वृद्धि का कारण है। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो इंट्रासेलुलर पीएच का मान अधिक होता है, तब उसका मान अधिक क्यों होता है, क्योंकि वहाँ से हाइड्रोजन आयन बाहर निकलता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन के बाहर निकलने से अंडाणु के कोशिका द्रव्य में पीएच का मान क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निषेचन है, यानी वो निषेचन है, ये आपसे क्या कर रहा है, निषेचन की डेफिनेशन पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कर्नाटा 94 और एम्स 96 में। तो देखो, सबसे पहले द्विगुणित स्पर्मेटोजोआ का द्विगुणित अंड से संयुग्मन द्वारा द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। तो ये तो नहीं होगा। आपको पता है कि हैप्लॉइड स्पर्म और हैप्लॉइड ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है, डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो ये तो नहीं होगा। अगला देखो, अगुणित शुक्राणु के अगुणित अंड से संयुग्मन द्वारा अगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। तो यहाँ तक तो ये लाइन सही है। अगर यहाँ पर द्विगुणित आता तो ये सही हो जाता, तो यहाँ पर ये भी क्या होगा, गलत होगा। अगला देखो, अगुणित शुक्राणु के अगुणित अंड से संयुग्मन द्वारा द्विगुणित युग्मनज का निर्माण, ये क्या है, फर्टिलाइजेशन है, निषेचन है। तो यहाँ पर ये 3 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निषेचन के लिए तरल माध्यम आवश्यक है क्योंकि, ऑप्शन देखो, शुक्राणुओं को तैरने के लिए उचित माध्यम प्रदान करता है। तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो तरल माध्यम होता है वो क्या करता है, निषेचन के दौरान शुक्राणुओं को तैरने के लिए उचित माध्यम प्रदान करता है, पूछा गया है CPMT में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आंतरिक निषेचन पाया जाता है। तो आप सबको पता है कि जो आंतरिक निषेचन है वो रेप्टाइल्स में भी पाया जाता है, स्तनधारियों में भी पाया जाता है और पक्षियों में भी पाया जाता है। तो यहाँ पर 4 नंबर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आप सबको पता है कि रेप्टाइल्स और मैमल्स, यानी रेप्टाइल्स, मैमल्स और एवीज के अलावा जो आंतरिक निषेचन है वो इंसेक्ट और एस्केरिस में भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात तो बताई भी है आपको। तो यहाँ पर 4 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निषेचन के दौरान निषेचन झिल्ली का संश्लेषण किसके द्वारा होता है। तो ये तो बताया हुआ है ये क्वेश्चन तो आपको। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा नहीं, गोल्जी का ये भी नहीं होगा। गोल्जी का क्या करता है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का निर्माण करता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का नहीं करता। और अगला देखो, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के एसिड म्यूकोपॉलीसैकेराइड से निषेचन झिल्ली का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये 3 नंबर सही हो जाएगा। जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होती हैं उनमें आपको पता है 2 तरीके का मटेरियल भरा हुआ होता है। जो डेंस मटेरियल होता है ना, इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल, वो क्या होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है। ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड निषेचन झिल्ली का निर्माण करने में क्या करता है, सहायता करता है। तो यहाँ पर ये 3 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निषेचन से पूर्व अंडाणु की उपापचय दर होती है। तो ऑप्शन चेक करो यहाँ पर, निषेचित अंडाणु के समान, तो ये तो सही नहीं है कि निषेचित अंडाणु के समान तो इसकी उपापचय दर क्या होती है, समान नहीं होती। ठीक है, अगला देखो, शरीर के अन्य अंगों की तुलना में तीव्र होती है।
तो ये भी गलत है। शरीर के अन्य अंगों की तुलना में क्या होती है, कम होती है। किसकी बात कर रहा है, निषेचन से पहले अंडाणु की उपापचय दर की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये 3 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, शरीर के अन्य अंगों की तुलना में कम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं होता। तो ये तो अपन जब निषेचन पढ़ रहे थे तब भी बताया था कि कैल्शियम की कमी से निषेचन नहीं होता। तो यहाँ पर ये 4 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मुर्गी के अंडे में किस प्रकार की पॉलीस्पर्मी होती है। ऑप्शन देखो, कार्यकी और दूसरा है रोगजनक। तो दोनों ही कार्यकी और रोगजनक दोनों प्रकार की पॉलीस्पर्मी मुर्गी के अंडे में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाइलुरोनिडीज का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। सिंपल और इजी क्वेश्चन है। आप सबको पता है कि जो हाइलुरोनिडीज एंजाइम होते हैं वो एक्रोसोम में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर सही हो जाएगा। देखो मैंने आपको फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड 20 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। और 2011 में फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड एक सिंपल और इजी क्वेश्चन पूछा गया था, और बाकी में मैंने देखा कि कोई क्वेश्चन फर्टिलाइजेशन से नहीं आया है। तो आपको जो देखना है, एग से ज़्यादातर एग से क्वेश्चन आ रहा है, क्लीवेज से आ रहा है, और ब्लास्टूला से भी आ रहे हैं, कुछ गैस्ट्रूला से भी आ रहे हैं, और इसके अलावा प्लेसेंटा से भी आ रहे हैं। प्लेसेंटा से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने आपको एग से रिलेटेड क्वेश्चन करवा दिए, क्लीवेज से रिलेटेड क्वेश्चन करवा दिए, और फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो अपन अगला जो वीडियो होगा उसमें अपन ये देखेंगे कुछ पार्थेनोजेनेसिस से रिलेटेड और ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो एक साथ देख लेंगे, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, प्लेसेंटा को स्टार्ट करेंगे, और 2011, 13, 15 और 18 में प्लेसेंटा को छोड़कर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एम्ब्रियोलॉजी में मैंने आपको करवा दिए हैं। तो प्लेसेंटा वाले छोड़ दिए हैं क्योंकि आपने अभी तक प्लेसेंटा को रीड नहीं करा है, ठीक है। तो जितने फर्टिलाइजेशन से बन सकते थे उतने बना करके आपको बता दिए। इनमें से कुछ क्वेश्चन तो पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन नहीं भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।